नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 परीक्षा संबंधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे वर्ग 1 पात्रता परीक्षा 2023 के फर्स्ट पार्ट में पूछे गए 30 प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, क्योंकि ये लेटेस्ट आपका अभी एग्जाम हुआ है। वर्ग 2 में सेम पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको मिल सकते हैं और इसी लेवल के प्रश्न आपको वर्ग 2 में देखने मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप टॉपिक वाइज भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन बन रहे थे। और इसके साथ साथ पार्ट ए की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसको मैं इसी के आधार पर कंटिन्यू आगे रखूंगा और इसी के आधार पर मैं उसको बना रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एग्जाम है आपका 1 मार्च 2023 का, यानी कि वर्ग 1 का एग्जाम जिस दिन से स्टार्ट हुआ था पहले दिन का एग्जाम है सेकंड शिफ्ट का। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, क्योंकि आपकी आंसर की जारी हो चुकी है तो सभी प्रश्न मेरे पास तक आ चुके हैं। तो एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग के लगातार कमेंट आते हैं कि सर जो आप प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का सॉल्व कराते हैं वहाँ से 30 क्वेश्चन तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन उसी पैटर्न पर आधारित हमें और प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो कौन सी प्रैक्टिस बुक ले लें हम या फिर कहाँ से उनको सॉल्व करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स हैं, इनको आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट और थ्योरी बुक दोनों मिल जाएंगी और इनकी सबसे खास बात क्या है कि ये आपकी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है जो आपका 2023 में पूछा गया है। इसमें क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। सब्जेक्ट वाइज आप इन बुक्स को ले सकते हैं। इन बुक की एक खास बात और है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिए गए हैं, तो इनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और 2023 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। उन पर आधारित ये 10 आपके मॉक टेस्ट हैं और ये भी विथ सॉल्यूशन है, तो इनको आप जाकर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसे ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट में पार्ट ए में किस प्रकार के 30 प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न आप यहां पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो इसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं हमें यहां पर ये बताना था। पहला शब्द है इम्पॉसिबल, इसका मतलब होता है असंभव, क्लियर है। दूसरा है इनसेटेबल, यानी कि जो सेटिस्फाई ना हो इसको बोलते हैं इनसेटेबल, क्लियर है। अगला है इम्प्रॉबेबल, इम्प्रॉबेबल का मतलब भी होता है असंभव। और अगला है इनक्रेडिबल, इसका मतलब आप सभी जानते होंगे अविश्वसनीय होता है, अविश्वसनीय, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया था अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, यानी कि जो बिना बताए स्कूल से एब्सेंट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं। पहला है ट्रुएंट, ट्रुएंट का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित रहने वाला, क्लियर है। अगला है वैग्रेंट, इसका मतलब क्या होता है, आवारा, तो ये आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला है इटनरेंट, इसका मतलब क्या होता है, जो चलते हैं उनको, चलने वाला, क्लियर है, जिनको चलने की आदत होती है। अगला है माइग्रेंट, माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, प्रवासी। तो ये आप इनके मीनिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि जो बिना बताए स्कूल से अपने आप को एब्सेंट कर देता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रुएंट, इसका मतलब होता है अनुपस्थित रहने वाला, क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एंटोनिम बताना हमें यहाँ पर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार, क्लियर है। पहला ऑप्शन है कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना, जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी चीज को आप कंप्रेस करते हैं तो उसका मतलब होता है दबाना। ऑगुमेंटेशन का मतलब होता है वृद्धि करना या फिर बढ़ाना किसी चीज को, क्लियर है। इन्फ्लेशन का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा, इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगला वर्ड है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार करना, जैसा कि आपने एक्सटेंशन बोर्ड देखा होगा तो उसका मतलब होता है विस्तार करना, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें इसका विपरीत शब्द बताना एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या होगा, विस्तार का, दबाना या फिर किसी को कंप्रेस करना, तो ए वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है इजीली ब्रोकेबल, मतलब जो आराम से जो चीज टूट जाए उसको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है प्लाइबल, इसका मतलब क्या होता है, लचीला, इनके वर्ड आप मतलब लिख लेंगे, इसका मतलब होता है लचीला। अगला है डक्टाइल, इसका मतलब क्या होता है, जो कोमल होते हैं, जो तन्न होते हैं, क्लियर है, जो कोमल होते हैं जिनको आप खींच सकते हैं। अगला है मेलेबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निंदनीय, इसको भी आप लिख लें। अगला वर्ड है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, कमजोर, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें बताना है सेम मीनिंग वर्ड, तो सेम मीनिंग इजीली ब्रोकन मतलब जो आसानी से टूट जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल, यानी कि कमजोर, क्लियर है। अगला वर्ड है अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, तो यहाँ पर इसको हमें बताना है कि एक शब्द में हम क्या कहेंगे अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स को। पहला वर्ड है यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग, तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका वंश या जनरेशन बोलते इसको,
अगला वर्ड है ब्रूड। ब्रूड को हम क्या बोलते हैं? यंग एनिमल्स की फैमिली को ही कहा जाता है ब्रूड। क्लियर है। अगला है क्लच। क्लच का मतलब क्या होता है? पकड़ना या फिर होल्ड करना। क्लियर है, पकड़ या फिर होल्ड। अगला है नेस्ट। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है घोंसला। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, हिंदी साहित्य का खालिस्तान स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ये लगभग आप सभी जानते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उज्ज्वल शब्द में कौन सी संबंधी है? तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन ज्वल। क्लियर है। तो इसमें इस प्रकार का जो ये आधा शब्द यहां पर होता है, इसमें क्या होता है? आपका व्यंजन संधि होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है? दोहावली इनकी रचना है, गीतावली है, सूर सारावली नहीं है, इनकी कवितावली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अम और आह निम्नलिखित में से किस प्रकार के वर्ण हैं? व्यंजन है, संयुक्त अक्षर व्यंजन है, या फिर संयुक्त अक्षर है, या फिर अयुग्बा है। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके अयुग्बा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से अनुकरणवाचक देशज शब्द का चयन करें। तो यहां पर हमें देशज शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है? इमारत, खटखटाना, अजीब, या फिर कपास। तो इसमें आंसर क्या होगा? खटखटाना। ये क्या है? आपका देशज शब्द है। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 2 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, इसके बाद आगे रहता है आपका करण से या द्वारा। क्लियर है। संप्रदान का के लिए, संप्रदान का के लिए, और अपादान से। क्लियर है। अपादान से ये रहता है आपका अलगाव के लिए, अलग होने के लिए। क्लियर है। तो यहां पर अपादान से, यहां पर 2 किलोमीटर दूर है, यानी कि आपके घर से अलग है। क्लियर है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका अपादान कारक। तो यहां आंसर क्या होगा? अपादान कारक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द के प्रकार का चयन करें। तो कपास शब्द का बताना हमें कि इनमें से क्या है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, तद्भव है, या फिर विदेशज है। तो ये कौन सा है? आपका तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा? यदि प्रेमचंद तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। पहला है, यदि प्रेमचंद तेज भागता तो गाड़ी मिल जाती। दूसरा है, प्रेमचंद तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। तीसरा है, प्रेमचंद तेज दौड़कर भी गाड़ी ना पकड़ सका। अगला है, प्रेमचंद ने तेज दौड़कर गाड़ी पकड़ी। तो ये दोनों तो वैसे ही आपको यहाँ पर गलत लग रहे हैं। इन दोनों में अगर हम बात करें पहले और दूसरे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, प्रेमचंद तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। क्लियर है। अगले पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 10वीं सदी का 64 योगिनी मंदिर खालिस्तान देवी को समर्पित है। तो ये किसको समर्पित है? आपका दुर्गा को। क्लियर है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप याद रखेंगे कि ये मंदिर आपका कहाँ पर है? 64 योगिनी, ये मुरैना में है। और यहाँ पर माना जाता है कि जो भारत की संसद बनी है वो इसी मंदिर की डिजाइन को देखकर बनाई गई थी। भारत की संसद। क्लियर है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, भारत की संसद जो बनी है वो इसी प्रकार से गोल यहाँ पर ये मंदिर है और इसी प्रकार से भारत की संसद है। तो यहाँ पर ये मान्यता है कि इसको देखकर ही वो बनाई गई थी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये मुरैना में है आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला पूछा गया था, चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो चौसा की लड़ाई आपकी कब हुई थी, किसके बीच हुई थी और कहाँ पर हुई थी? ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो ये लड़ाई हुई थी आपकी 26 जून 1539 को। क्लियर है। कहाँ पर हुई थी आपकी? ये बक्सर में। बक्सर कहाँ पड़ता आपका? बिहार में। क्लियर है। और ये किसके बीच हुई थी? ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो याद रखेंगे, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। हुमायूं प्लस शेर शाह सूरी, इन दोनों के बीच ये लड़ाई हुई थी 26 जून 1539 को। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ सन दिए गए हैं, तो 1539 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राजघाट बांध खालिस्तान नदी पर निर्माणाधीन एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। तो ये कहाँ पर निर्माण हो रहा है इसका? ये हो रहा है बेतवा नदी पर। क्लियर है। तो ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। क्लियर है। ये संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। संस्कृत में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उस संख्या या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्लियर है। यहाँ पर लिखा हुआ आपका 5, 27, 1 और अगला हमें बताना है क्या आएगा। तो 5 का 27 से किस प्रकार से रिलेशन है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके लगा सकते हैं।
कभी आप 5 का वर्ग करें, वर्ग करके उसमें 2 जोड़ दें, तो यहाँ पर आप 1 का वर्ग करके उसमें 2 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 3 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ आप एक तरीका तो ये लगा सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये तरीका यहाँ पर आप नहीं लगा सकते। दूसरा तरीका आप क्या लगाएंगे कि इसमें आप 5 का गुणा करेंगे और फिर आप 2 जोड़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा और 2 जोड़ेंगे, तो एक में 5 का गुणा होगा तो 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन में आप देखेंगे सी नंबर का थर्ड वाला ऑप्शन 7 दिया गया है, यही इसका आंसर है। यानी कि पहली संख्या में 5 का गुणा करके 2 जोड़कर अगली संख्या आपकी बनाई जा रही है, तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है HIJ है, फिर OPQ लिखा गया है, तो STU को क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा है, HIJ को OPQ लिखा हुआ है। तो पहले तो आप ये देखें कि S से O लिखा गया है, तो कितने लेटर आगे बढ़ाए गए हैं। H के बाद देखें आप IJKLMN, उसके बाद आपका O आया है। क्लियर है? यानी कि 1 2 3 4 5 6 लेटर छोड़ के 7वां लेटर यहाँ पर लिखा जा रहा है। I से देखें P, तो यहाँ पर भी 6 लेटर छोड़ के 7वां लेटर लिखा गया है। इसी प्रकार से JQ में। क्लियर है? तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है STU में। तो यहाँ पर S के बाद आप अगर 6 लेटर छोड़ेंगे तो S के बाद क्या होता है, TUVWXY, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर Z। अब T है तो इसके आगे है एक शब्द, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A, इसमें क्या आ जाएगा B, तो ZAB। इस प्रकार से आप 6 लेटर छोड़ के आगे का लेटर लिखेंगे तो ऐसा आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। B नंबर का इसका ZAB आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 30 पौधों की एक पंक्ति में M दाएं छोर से 17वां है, तो बाएं छोर से M की रैंक क्या है। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक बिल्कुल आसान सा तरीका आप लगाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की आपसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको M के दाएं छोर से स्थान बताया गया है, तो आप पहले एक तरफ दाएं छोर मान लें, एक तरफ आप बाएं छोर मान लें। तो जैसे मेरा जो राइट हैंड है, मैंने इस तरफ दाएं छोर मान लिया और इस तरफ मान लिया मैंने बाएं छोर। क्लियर है? तो इस प्रकार से राइट और लेफ्ट आप मान सकते हैं। इसका दाएं छोर से 17वां स्थान है, यानी कि M यहाँ पर है। 17वां स्थान का मतलब क्या होता है, 16 यहाँ पर दाएं तरफ बैठे होंगे, उसके बाद 17वां यहाँ पर M होगा। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल 30 है पंक्ति में, तो 16 ये हो गए, एक ये है 17। अब कितने बचे आपके, 13। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, अब बाएं छोर से स्थान यहाँ से पूछा गया है, तो जब M के पहले कितना लिखा हो, 13 लिखा हो, इसका मतलब ये कौन सा है, 14वां है। क्लियर है? जैसा आपने यहाँ देखा कि राइट से 16 लिखा है, तो इसके बाद जो अगला है वो कौन सा है आपका, 17वां है। तो इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे। अगर मान लो आपको कोई और प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि कोई दाएं से 15वां है, तो आप 15वां बताने के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर दाएं से M 15वां होता तो यहाँ पर हम क्या लिख देते, 14। क्लियर है? इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि अगर पहले 14 लिखा है, इसका मतलब वो अगला 15वां है। तो इससे किसी भी प्रकार की आपकी गलती नहीं होगी और आप सही आंसर लगा पाएंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में 13 लिखा हुआ है, तो अगला कौन सा होगा आपका, 14वां होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बाल मनोविज्ञान में अच्छी पकड़ एक शिक्षक को खाली स्थान में सहायता करती है, विद्यार्थियों को आसानी से प्रेरित करने में, विद्यार्थियों के समग्र व्यवहार को समझने में, विद्यार्थियों के अंतिम परिणाम को प्रभावित करने वाली शिक्षा प्रदान करने में, बच्चों के दिमाग को पढ़ने और उनके अनुसार उचित कदम उठाने में। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में अच्छी पकड़, इसका मतलब होता है मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें आप बालक के समग्र व्यवहार को सीख पाते हैं कि कैसा वो व्यवहार करता है, किस प्रकार से उसका नेचर है। तो विद्यार्थी के समग्र व्यवहार को समझने में मदद करता है और यही इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि में विस्तृत स्थानों और अधिक सीमित क्षेत्रों के स्वरूप का उपयोग करने की क्षमता होती है। तो किसमें होती है, स्थानिक, प्राकृतिक विज्ञानी, शारीरिक, गति संवेगी और भाषाई। तो ये किसमें होती है आपकी, स्थानिक में। क्लियर है? अब यहाँ पर गार्डनर के बारे में और आप कुछ बातें याद रखेंगे कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था, बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने, गार्डनर ने। क्लियर है? तो ये गार्डनर के ऊपर एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला पूछा गया था, श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियां शिक्षक को शिक्षण में सहायक करती हैं क्योंकि यह अवधारणाओं को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करता है, यह शिक्षक के भार को कम करता है, यह विद्यार्थियों को बेहतर सिखाने में सहायता करता है, यह शिक्षक की तुलना में प्रभावी शिक्षण प्रदान करता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियां शिक्षक को शिक्षण में किस प्रकार से सहायता करती हैं, उनको बेहतर ढंग से सिखाने में सहायता करता है। तो इसका सी वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी हमेशा डरा हुआ रहता है, बच्चे को आराम देने के लिए आप क्या करेंगे। पहला है
विद्यार्थियों को सलाह दीजिए कि वह डरे नहीं। दूसरा है उससे बड़े प्यार और लगाव से बात करना। तीसरा है उससे एक सुपर हीरो की भूमिका निभाने को कहना। अगला है उससे माता पिता से इस पर चर्चा कीजिए और उन्हें इसका कारण जानने के लिए कहिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी कक्षा में बच्चा डरा हुआ है तो उसे आप किस प्रकार से डील करेंगे या फिर किस प्रकार से आराम देंगे। तो उससे बड़े प्यार से और लगाव से हमें बात करना है जिससे उसको एक कंफर्टेबल लेवल फील हो सके और वो डरा सहमा ना रहे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला पूछा गया था किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी के कारण विद्यार्थियों में सीखने की अक्षमता हो सकती है। तो किसके कारण सीखने की अक्षमता हो सकती है? सांस्कृतिक कारण। अगला है व्यवहारात्मक उपद्रव, भावनात्मक उपद्रव, मस्तिष्कीय दुष्क्रिया। तो यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन हैं इनसे यहाँ पर अक्षमता बिल्कुल उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक कारक को छोड़कर। क्लियर है। अगला पूछा गया था गोफिन के अनुसार छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त समस्याओं का पहचान करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रश्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए ये बताना है। पहला है कोई नया निर्णय लेना चाहिए। क्या कार्यवाही का मूल्यांकन किया जा सकता है? अगला है क्या समस्या सार्थक और रुचिकर है? अगला है क्या लड़कियों के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है? तो यहाँ पर सिर्फ किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो ये वाला इसका गलत हुआ। क्लियर है। इस प्रकार के प्रश्न हमें कक्षा में नहीं करने चाहिए जिससे कोई एक वर्ग टारगेट हो, क्योंकि विद्यार्थी सभी समान होते हैं तो सभी से समान प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है और ना ही इसको आप मान सकते हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एक कक्षा में गणित पढ़ाते समय एक विद्यार्थी ने आधे सही उत्तर दिए। इस परिस्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी का उपहास उड़ाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है विद्यार्थी की सराहना करनी चाहिए, विद्यार्थियों को अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत है। अगला है विद्यार्थी का दोष निकालना चाहिए। तो हमें दोष नहीं निकालना है, अनदेखा नहीं करना है, उपहास नहीं उड़ाना है, हमें उसकी सराहना करनी है जिससे आगे आने वाले जो उसके टेस्ट होंगे या एग्जाम होगा उसमें वो आधे से और ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर सके। अगर उसकी आप सराहना नहीं करेंगे तो वो वहाँ पर डिमोटिवेट होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है मादक द्रव्य व्यसन निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्देश्यों का उदाहरण है? तो अगर आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये किसका उदाहरण हो सकता है? अधिग्रहण, सामाजिक, व्यक्तिगत या फिर जन्मजात। तो देखिए ये व्यक्तिगत उदाहरण आपका हो सकता है क्योंकि लोग व्यक्तिगत उद्देश्य से ही मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। इससे समाज का भला नहीं होता या जन्मजात भला नहीं होता। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आर्मस्ट्रांग द्वारा गढ़ा गया निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण परीक्षण त्रुटि विधि सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला है प्रोत्साहन प्रतिक्रिया दृष्टिकोण, हेबियन और अनुमानी दृष्टिकोण, हेबियन दृष्टिकोण, अनुमानी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुमानी दृष्टिकोण। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है छात्र कोरियाई शो देखते हैं और उनके बोलने के लहजे या शब्दों की नकल करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की नकल को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुकरण, माध्यमिक अनुकरण, सामान्यकरण या फिर सामाजिक अधिगम। तो इसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम। जो आप समाज से सीखने का प्रयास करते हैं, यानी कि यहाँ पर छात्र अगर कोरियाई शो देखते हैं तो ये समाज का एक हिस्सा है क्योंकि वो समाज के लिए दिखाए जाते हैं। तो इससे सामाजिक अधिगम से आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि जो आप वो नकल करते हैं वो एक सामाजिक अधिगम है, समाज से उसको आप सीख रहे हैं। क्लियर है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न आपके वर्ग 1 में पार्ट ए में पूछे गए थे। तो इसी लेवल से प्रश्न आपके वर्ग 2 में पूछे जा सकते हैं। 6 प्रैक्टिस सेट में आपको सॉल्व करा चुका हूं, उनका लेवल भी आप देख सकते हैं। इसी पैटर्न पर आधारित वो सारे प्रैक्टिस सेट हैं तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा तो वहां पर जाकर आप उसे देख सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और वहां से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।